किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जो उपजाऊ भूमि पर तो हम खेती किसानी करते ही रहते हैं। उपजाऊ भूमि पर खेती किसानी करना आसान भी बहुत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भूमि है जो अभी भी ऊसर है, लेकिन हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरीके से करना है, इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसे ऊसर भूमि अगर हमें धान की बुआई करनी है, धान की खेती करनी है, तो वो कैसे करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय को विस्तार से बता रहे हैं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लखनऊ से वरिष्ठ उप प्रबंधक डॉक्टर शिवराज सिंह जी। ऊसर भूमि में धान की खेती, तो ऊसर जमीन के लिए पहले तो एक नियमित चीज ये है कि जो प्रक्षेत्र विकास का कार्य है वो समय से करना चाहिए। प्रक्षेत्र विकास कार्य में मेड़बंदी है, माइक्रो लेबलिंग है, छोटे छोटे प्लॉट हैं, और उसके बाद जो है जो लेजर लैंड लेबलर से इसका जो है समतलीकरण बहुत जरूरी है। और समतलीकरण करने के बाद जो पहली फसल लेते हैं वो हमारी धान की फसल को लेते हैं। धान की फसल इसलिए लेते हैं क्योंकि धान की फसल जो है ऊसर के रेजिस्टेंट होती है, और इसमें जो है जो पहली प्रक्रिया करते हैं तो धान की नर्सरी हम डालते हैं। धान की नर्सरी 15-20 मई के आसपास जो है हम लगाना शुरू करते हैं, और जून के लास्ट तक जो है हमारी पौध तैयार कर देते हैं। और धान की नर्सरी जो है करीब 35 दिन की हम लगाते हैं। तो 35 दिन की इसलिए लगाते हैं, थोड़ी दिनारी लगाते हैं। अच्छी जमीन में जो 25 दिन की लगाते हैं, और जो ऊसर जमीन होती है जिसमें हमने जिप्सम वगैरह डाल के उसे सुधारा है, तो उसमें थोड़ी दिनारी पौध लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक जगह पर 4-5 पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो नमक का जो असर होता है, जो ऊसर का असर है, उससे पौधे की मरने की गति जो है कम हो। और समय से इसका जो है हम रोपाई करते हैं। रोपाई करने में विशेष रूप से ये रखते हैं कि जो समयबद्ध कार्यक्रम है ऊसर सुधार का, इसमें हम लोगों को समय से सब काम करना होता है। अगर एक कोई चीज हमने लेट हो गई तो वो आगे तक की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसलिए ऊसर सुधार का काम समयबद्ध कार्यक्रम है। समय से सब काम करना सुनिश्चित करें, समय से पौध लगाएं, समय से पानी लगाएं, समय से खाद लगाएं, समय से अन्य जो है कृषि क्रियाएं हैं उनका भी सही तरीके से सदुपयोग करें। किसान भाइयों, एक और जरूरी बात है, जो ऊसर जमीन में जो हमने सुधार किया है, अगर इसके लिए जो हमने खाली छोड़ दिया तो ये पुनः ऊसर होने के चांस रहते हैं। तो पहली फसल जो है हमारी वो जो है धान की फसल को लगाते हैं, क्योंकि धान की फसल जो है उसमें पानी लगाने से साल्ट जो है बिना घुलनशील अवस्था में रहते हैं, और जो उसकी पैदावार जो धान की आती है वो अन्य फसलों की अपेक्षा ऊसर में अच्छी आती है। इसके लिए वैरायटी जो है, प्रजातियां जो हैं, नरेंद्र 359 है, उसके बाद है CSR 10 है, CSR 13 है। ये ऊसर के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। वैसे लगाते हैं सरजू 52 भी है, साकेत 4 भी है। तो इन वैरायटियों को समय से इनकी पौध तैयार करते हैं, और समय से इनकी जो है पौध जो है खेत से तैयार करने के बाद फिर वो खेतों पे हम अपना इसकी रोपाई कर देते हैं। 1 वर्ग मीटर में करीब पास में पौधे लगाते हैं। 10 से लाइन से पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर, और लाइन से 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर में करीब 60 से 65 हेल तक होने चाहिए, और 60 से 65 हेल होने पर यह है एक जगह पर 4-5 पौधे लगाते हैं। इसलिए 4-5 पौधे लगाते हैं क्योंकि ब्यांत जो है ऊसर जमीन में कम होता है। ऊसर जमीन सुधार जरूर दी, लेकिन वो 3-4 साल के अंदर सही तरीके से हो पाती है। एकदम जो है अगर उसमें बहुत अच्छा लगा दिया और साल्ट उसमें है, तो धीमे धीमे करके जो है उस फसल में जैसे लगाते हैं, हल्का पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद फिर जो है पौध जैसे तैयार की, समय समय पर फिर खाद लगाते हैं। खाद की स्प्लिट डोज डालते हैं। स्प्लिट डोज इसलिए डालते हैं क्योंकि एकदम लेंगे तो पौधे उस चीज को बेकार हो जाती है। अच्छी जमीन है, उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो फर्टिलाइजर के लिए जो है सही तरीके से उसमें बदल नहीं पाते हैं, पौधे पूर्ण मात्रा में ले नहीं पाते हैं। इसलिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है वो धीमे धीमे उसमें करते हैं, 3-4 बार में करते हैं। और ऊसर में एक बहुत जरूरी चीज है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का बहुत जरूरी है प्रयोग, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है, जिंक की बहुत कमी होती है ऊसर में, यूरिया की भी, नाइट्रोजन की भी कमी होती है।
तो 120 किलोग्राम करीब नाइट्रोजन का हम प्रयोग करते हैं धान की फसल में, और 35 से लेकर 40 किलो जिंक सल्फेट डालते हैं। जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक सल्फेट से जो एक खैरा बीमारी होती है, वो खैरा बीमारी धान में नहीं लगती है। अगर धान में खैरा बीमारी, जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया तो खैरा बीमारी लग जाएगी। जिंक सल्फेट के प्रयोग करने से खैरा बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। तो धान के इसमें जो है, और रही बात सिंचाई की मात्रा जो है, तो सिंचाई जो है हल्की हल्की करनी चाहिए। करीब 5-6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। और जो सिंचाई है, क्रांतिक जो इसकी स्टेज है, वो इतना पानी लगाना चाहिए कि पानी खेत में भरा ना रहे, हल्का पानी बना रहे। और हल्के पानी रहने से कि बार बार जो है जब पानी आप लगाएंगे तो पौधों को सही तरीके से उसकी जड़ों का भी विकास होगा, और उसमें जो है टिलरिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आपने ज़्यादा पानी लगा दिया तो क्या होता है कि एक बार इसमें एक और ऊसर जमीन में प्रॉब्लम होती है कि काई की समस्या रहती है। तो काई की समस्या के लिए ऊसर में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो है किया जाता है। तो वो भी होता है 0.02% से लेकर 0.03%। इसमें 2-3 किलो कॉपर सल्फेट को 1000 लीटर पानी में घोल के, इसका जब धूप निकल रही हो तब उस समय इसका स्प्रे करते हैं, और हाथ से उसकी काई को तोड़ देते हैं, जिससे कि उसका पूरा कवर नहीं रहता। नहीं तो काई क्या करती है, एकदम वो ऊसर वाली मिट्टी में पूरा कवर कर लेती है, पकड़ लेती है, तो जड़ों को विकास नहीं हो पाता है और पौधे मर जाते हैं, और ऑटोमेटिक फिर जो है उसका जो है धान की पैदावार में असर पड़ता है, धान की पैदावार कम होती है। और दूसरा एक इस समय जो चल रहा है, इस समय गंधी कीट जो है, इसकी रोकथाम के लिए जो है बहुत जरूरी होता है कि कोई चीज हमने ली तो पता लगा कोई सी बीमारी हुई तो एकदम तुरंत फर्टिलाइजर उसका पौध रक्षा इकाई पे जाके अपना वो कर लेते हैं। तो कोशिश ये करें, एक मानक के अनुसार जो है, अगर जो है कीटाणु हैं तो उनका खाद उसका प्रयोग करना चाहिए पौध रक्षा में, और अन्यथा उसका नहीं करना चाहिए। तो गंधी कीट के लिए मैलाथियान 5% 35 से 40 किलोग्राम डस्ट जो है प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर बुरकाव कर देते हैं तो गंधी कीट की बीमारी से, गंधी कीट से आपको उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो ऊसर सुधार में ये कहे, हमारे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा 20 परियोजना इकाई संचालित की जा रही हैं। ये विश्व बैंक पोषित 3rd परियोजना है, और इसमें जो ऊसर बाहुल्य जिले लिए गए हैं। आपने यहाँ जो लखनऊ यूनिट जो है, लखनऊ यूनिट से हमारा बाराबंकी भी जिला कवर हो रहा है, और इसमें करीब जो भी है PY2 से हमारा कार्य शुरू हुआ है, और जितना बचा हुआ है विश्व बैंक मानक के अनुसार जो गांव का और क्षेत्र का चयन किया जाता है। और क्षेत्र चयन में ये विशेष रूप से सावधानी रहती है कि हमारे लघु एवं सीमांत एवं गरीब किसान जो हैं उसमें शामिल होते हैं। किसान जो है सही तरीके से समय से बुवाई कर लेता है तो उसकी कटाई भी समय से करनी पड़ती है। धान की कटाई में विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखनी है कि धान जब कटता है तो 1-1.5 बिलात 10-12 सेंटीमीटर ऊंचे उससे काटना चाहिए। तो वो इसलिए काटते हैं क्योंकि ऊसर जमीन में जीवांश की कमी होती है। तो जीवांश में क्या होता है कि हमारे लिए 25 से 30 किलो यूरिया जो है धान काटते समय उस पर ठूंठों पर डाल देते हैं और हैरों से उसकी जो है जुताई कर देते हैं। तो करीब 8 दिन में जो है जितना जो धान के जो ठूंठ हैं तो वो सड़ जाते हैं, और उससे जो है तब पोषक तत्व जो है जीवांश जो है हमारे ऊसर जमीन के लिए मिल जाता है। तो जो आगे के लिए जो हम फसल लेंगे रबी वाली गेहूं की, तो उसके लिए वो पोषक तत्व जो है मिल जाते हैं। अगर जल निकास की व्यवस्था ऊसर जमीन में सही तरीके से नहीं हो पाती है तो वो पानी निकल नहीं पाएगा। इसलिए जो है जल निकास नाली के लिए खेत नाली वगैरह बनाना बहुत जरूरी है, और खेत नाली हमारी मुख्य नाली से जुड़ी होनी चाहिए, लिंकडेन से जुड़ी होनी चाहिए, जिससे कि साल्टी पानी या वैसा पानी जो फालतू पानी है वो सब जो है खेत से निचोड़ के नाले में चला जाए। मैंने ये 6-7 साल पहले खेत ऊसर के रूप में खरीदा था, जिसमें लगभग 70% ऊसर खेत था। जहाँ तहाँ घास उगती थी, बिल्कुल बेकार था। जिप्सम खाद और हरी खाद, ये ढैंचा वगैरह बो के खेत तैयार किया है। पुआल और हरी खादों के बल पे इस खेत की ये आपकी स्थिति है, जिसमें मैंने आज केला तैयार किया है। केला पिछले साल
अगस्त के माह में लगाया था, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए बहुत अच्छी फसल नहीं हो पाई। लेकिन अगर देखा जाए ऊसर खेत के अनुपात में हमारा केला अच्छा है। अगस्त माह में हमने पेड़ रुपाई करने के बाद 15-15 दिन पे या जैसा आवश्यकता देखी गई, सिंचाई तो बारिश में होती रही। सिंचाई के बाद, बारिश के बाद जब इसमें हल्का सा नमी कम होने लगती थी, 10 दिन पर 15 दिन पे हम पानी देते थे। हमारा निजी अपना पंप सेट ट्यूबवेल है, उससे सिंचाई कर रहे हैं। और 20 दिन पर या 25 दिन पे थोड़ी थोड़ी सी खाद की मात्रा दे रहे हैं। कार्बेंडाजिम या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि कहीं कीटनाशक या फंगस ना लगे। आवश्यकता पड़ने पे एक एनपीके के रूप में 20-20-20 आती है, उसको स्प्रे करते हैं, जिससे कम खर्च में, कम खाद में अच्छी फसल तैयार करें। इस साल पीछे और बगल में हमारा केला लगा है, उस केले में हम नई फसल यही जुलाई में अभी लगाए हैं, और जुलाई में लगाने के बाद उसमें तुरंत ढैंचा बो दिए। अच्छी फसल पैदा करने के लिए उस ढैंचे को अभी जस्ट 3-4 दिन पहले, करीब 25-45 दिन का हुआ था, उसको काट दिए हैं पावर टिलर से। अब वो हरी खाद के रूप में मिक्स हो गया है, और ये आशा कर रहे हैं कि अन्य फसलों के अनुपात, अगर इसमें हम ढैंचा या हर चीज़ बो रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इससे मिलावट कर रहे हैं, तो इससे ऊसर सुधार भी हो रहा है और खाद कम डालकर अच्छी फसल हम तैयार कर रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अगर कहीं उसरीला खेत है या कमज़ोर खेत है, उसमें ढैंचा, सनई या मूंग बोकर अगर हम फसल लेते हैं तो काफ़ी इसमें सुधार होता है और खाद की मात्रा बहुत कम लगती है, फसल अच्छी चलती है, रोगों की संख्या कम है। आशा है कि जो हमारी वर्तमान फसल केले की तैयार हुई है, इससे आने वाली फसल ढैंचा बोने की वजह से काफ़ी लाभदायक प्रतीत हो रही है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ
हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, कोई भी खेती किसानी हम करते हैं, कोई भी फसल अपने खेतों में लगाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बीजों की। अगर बीज ही स्वस्थ नहीं होंगे, रोग रोधी नहीं होंगे तो एक अच्छी पैदावार हमें कैसे मिलेगी। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो है उन्नतशील बीज कैसे तैयार करें, और इस विषय को विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लखनऊ से सलाहकार जयकरण सिंह सीवाल जी। इस समय मैं ये देख रहे हैं, मैं धान के खेत में खड़ा हुआ हूं। ये सबसे खास बात यह है कि हमें बीज अच्छा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक कहावत है, वेदों में कहा गया है, सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते, जैसा बीज जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यदि हमारा बीज अच्छी गुणता वाला नहीं है, उच्च गुणता वाला नहीं है, ओज वाला नहीं है, उच्च अंकुरण क्षमता वाला नहीं है, शुद्धता वाला नहीं है, तो ऐसे बीज में जितने भी निवेश हम डालेंगे, चाहे वो पानी है, खाद है, दवाएं हैं या हमारी भूमि, इसका सारा ही ये निरर्थक हो जाएगा, सारा हमारा खर्चा बेकार चला जाएगा। यदि बीज खराब है और बीज अच्छा होगा तो निश्चित रूप से ये जितने भी हमारे निवेश उसमें रखे जाएंगे, डाले जाएंगे, वो सारे ही फलदायी होंगे। सबसे पहले जो बीज हम लेते हैं वो निश्चित ही हमें एक ऐसी संस्था या एक ऐसे स्रोत से लेना चाहिए जहां हम ये विश्वास हो कि बीज उच्च गुणता वाला है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्रमाणित बीज लेना या आधार्य वर्ग का बीज लेना। प्रमाणित बीज के बोरे पर नीला टैग, नीले रंग का टैग लगा होता है और इसका ये शुद्धता का ये प्रमाण है, ये प्रतीक है कि ये बीज हमारा उच्च गुणता वाला है और जो न्यूनतम मानक हैं भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनको ये पूरा करता है। खेत के चयन में हमें विशेष ध्यान देने की बात है, चाहे वो दलहनी फसलों के लिए है और चाहे धान की फसलों के लिए। जिस खेत में यदि बराबर वाला खेत भी धान का है तो हमें कुछ मानक और अपनाने होंगे, और यदि अन्य फसल का है तो अन्य मानक अपनाने होंगे। मैं ये बताऊंगा कि जैसे जो भी खेत, जैसे मान लिया ये धान का खेत है, धान के लिए हमें 3 मीटर चारों तरफ यदि कोई धान का खेत है तो उससे हमें दूरी, पृथक्करण दूरी कहते हैं, वो बनाए रखना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि पास पास खेत खड़े हुए हैं तो हवा के सहारे या जब कटेंगे तब भौतिक मिश्रण होने की बीज की संभावना ज्यादा है। ये सब फसलें जितनी भी मैंने तीनों फसलें बताई, उर्द, मूंग और चावल, ये तीनों ही स्वपरागित फसलें हैं। इनमें कोई ऐसा, किसान भाइयों, कोई समस्या की बात नहीं। कहीं भी आप कोई सी, चाहे बराबर बराबर में भी कोई 2 प्रजातियों के पौधे बोएंगे तो उससे कोई उसमें अपमिश्रण नहीं होगा जेनेटिक रूप में, लेकिन भौतिक रूप में हो सकता है। इसलिए भौतिक मिश्रण को बचाने के लिए हमें चारों तरफ इससे 3 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी ताकि एक दूसरे फसल का उसमें दाने न मिल जाएं। उसके बाद हमें बुआई करें। बुआई हमें यह ध्यान देना होगा कि यदि हम ड्रम सीडर से कर रहे हैं तो वो, और यदि हम रोपाई विधि द्वारा कर रहे हैं तब भी। वैसे ये खेत रोपाई विधि द्वारा बोया गया है। तो ड्रम सीडर को पहले साफ कर लें अच्छी तरह से ताकि उसमें किसी अन्य प्रजाति का कोई भी दाना न हो। और यदि हम लाइन सोइंग की बात कर रहे हैं, पंक्तिबद्ध रोपाई की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो बेड़ हमने लगाई है, यदि कई प्रजातियों के साथ साथ बेड़ लगाई है तो ये ध्यान रहे कि जो हम प्रजाति इस खेत में लगा रहे हैं वो उसी बेड़ से ली गई हो जो हमने निर्धारित की है, क्योंकि इसमें भी मिश्रण होने की संभावनाएं बरकरार रहती हैं। इससे, क्योंकि हर स्थिति में बीज को शुद्ध बनाए रखना ही हमारा उद्देश्य है। और शुद्धता क्यों? आखिर वो केवल इसलिए कि अकेला शुद्ध बीज बोने से लगभग
15 से 20% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। ये वैज्ञानिक तौर पर स्थापित हो चुका है। बुआई के बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये देखना है कि उसमें खरपतवार के बीज, अन्य फसलों के बीज और अन्य प्रजातियों के बीज, बीज का मेरा तात्पर्य पौधे से है, क्योंकि खेत में हम केवल पौधे को देख रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, ये ध्यान रखने की बात है कि यदि इसमें कोई भी अन्य प्रजाति का पौधा खेत में दिखाई देता है, जैसे मेरे पास ही ये पौधा है, आप देख रहे हैं, ये इससे ऊंचाई में भी बड़ा है, इसकी बाली भी पहले निकल आई है, ये निश्चित ही भिन्न प्रजाति का है। तो हमें ये बहुत ध्यान देना होगा, इसे हमें निकालना होगा और समूल नष्ट करना होगा, नीचे से निकाल के पूरा स्टंप, यानी जितने भी उसमें किल्ले हैं वो पूरा का पूरा एक साथ निकालें किसान भाइयों, ताकि इसमें एक भी कल्ला बच जाएगा तो उसकी जो बाली आएगी उससे फिर मिश्रण होगा। और इसके लिए हमें बचाने के लिए, यानी इसका शुद्धता बनाए रखने के लिए 2 सर्वोत्तम अवस्थाएं हैं खेत की। एक तो बाली निकलते समय, जो अब इस समय आप देख रहे हैं, इस समय बाली निकल रही है खेत में, इस समय सबसे अच्छी पहचान हो रही है। और आप देख भी रहे होंगे कि सामान्य खेत की बजाय ये ऊंचाई वाला पौधा है। इसी तो ये अन्य प्रजाति के पौधे हुए, इनका निष्कासन या इनका निकालना बहुत जरूरी है कटाई से पहले। ये अलग बात है कि आप इसको कटाई तक कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें ये दिखाई देता है किसान भाइयों कि इससे अभी निकाल देंगे तो हानि होगी। नहीं, हानि नहीं होनी चाहिए। तो कटाई से पहले इसको हम पूरा निकाल लें और निकालकर इसको अलग मड़ाई कर लें और खाने के काम में ले आएं। फिर भी एक ऐसा हिस्सा, क्योंकि हम बीज को प्रमाणित करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रमाणीकरण प्रक्रिया एक दूभर प्रक्रिया है, एक तकनीकी प्रक्रिया है जो प्रत्येक किसान को या किसान भाइयों को अपनानी आवश्यक नहीं है। लेकिन अपने घर के लिए स्वपरागित फसलों का आप बीज बना सकते हैं और उसको अपने घर में रख के अगले मौसम में या अगले सीजन में या अगले साल उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान देने योग्य बात है कि यदि फसल, ये 2 तरह के हैं, स्वपरागित और परपरागित। जितने हमारे संकर प्रजातियां हैं, हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं बीज, वो उनको बीज हमें प्रत्येक वर्ष 100% बदलना होगा। यदि, क्योंकि वो एक से अधिक नर और मादा जनकों को मिला के वो बनाया गया है, और उसको जब अगली बार इसको फिर हम इसका बीज लेके फिर दोबारा खेत में बोएंगे तो वो नर और मादा में अलग अलग बट जाएगा। संकर प्रजाति में ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि जब इनको उसी बीज को बोएंगे तो वो अलग अलग अपने माँ बाप के गुणों में पहुंच जाएंगे और वो छोटे बड़े मोटे पतले दाने उस तरह के आएंगे, और उससे हमारी जो समरूपता है वो समाप्त हो जाएगी। या जो हमारा उद्देश्य था आधारीय बीज को बोने का या आधारीय बीज को अधिक उत्पादन लेने का जो हमारा उद्देश्य था वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो संकर बीज है वो हमको हर साल बदलना होगा। जहां तक उन्नतशील प्रजातियों की बात है, संकर प्रजाति को छोड़ के उनमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये हम कम से कम एक बार प्रमाणित बीज लेने के बाद 3 साल तक उसके साथ ओज के साथ उगा सकते हैं। कई बार आपने किसान भाइयों देखा होगा कि यदि आप किसान भाई आपस में एक खेत का बीज दूसरे को दे देते हैं और अदला बदली करके उसको बार्टर सिस्टम या अदला बदली करके और एक दूसरे के खेत में बोते हैं, उससे भी उत्पादन बढ़ता है। एक गांव का बीज हम पड़ोस गांव में ले जाते हैं और पड़ोस गांव का बीज लाके अपने गांव में बोते हैं, उससे भी उत्पादन बढ़ता है मिट्टी के या परिवर्तन होने से। तो इसलिए 3 साल तक एक बार जो प्रमाणित बीज लिया गया है वो 3 साल तक लगातार प्रयोग किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अब ये अवस्था आप देख चुके। हाँ, इस अवस्था के बाद अब आएगी मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था। जब कटाई होगी इसकी, उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होगी वो, ताकि हम ये ध्यान रखें कि फसल में कोई अन्य प्रजाति के पौधे ना हों। और वो बिल्कुल उसी तरह आप देखेंगे जैसे मैं ये पौधा आपके समक्ष रख रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। ये मेरी बगल में पौधा खड़ा हुआ है और अन्य प्रजाति का है। ये दिखने में, हाव भाव में, सब तरह से रंग रूप में अलग है। ऐसे ही परिपक्वावस्था में आपको और साफ दिखाई देंगे पौधे। आप उनको निष्कासित कर दें, अलग रख लें, उनको काट कर या उखाड़ कर और उसको खाने के काम में ले आएं। बाकी जो पौधे होंगे, बाकी जो खेत है उसको काट लें और वो आपका शुद्ध बीज रहेगा। शुद्ध बीज
सबसे आवश्यक है। और बीज यदि खराब है तो जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि सुबीजम सुक्षेत्र जायते संपद्यते, अच्छा बीज होगा और उसको अच्छे खेत में डाला जाएगा, निश्चित रूप से ही अधिक उत्पादन होगा।